हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आज मैंने सोचा कि क्यों ना, बहुत टाइम हो गया, आज एक क्लास डाल दी जाए। ठीक है, जो कि अपकमिंग अभी वनपाल एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें आपके साइंस के 20 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक टॉपिक है आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, धातु अधातु लवण हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रकाश की नियम, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली और मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र और पोषण एवं संतुलित आहार, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान और अपशिष्ट प्रबंधन और परिसंचरण पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर मैंने इसलिए क्रॉस कर रखा है कि वो क्वेश्चन अगर आएगा तो वैसे ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा अगर टफ होगा तो फिर वो दिक्कत होगी। और आप इस एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा मैटर आप पढ़ें या फिर मोटा मोटा अगर कहीं से पढ़, मैंने तो इसको बिल्कुल ही क्रॉस कर रखा है क्योंकि और भी है मेरे पास पढ़ने के लिए टॉपिक। तो यहाँ से जितने जितने टॉपिक कवर होंगे वो मैं करवाती हूँ, और अगर फिर जो टॉपिक बच जाते हैं उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मैंने वही एग्जाम्पल लिखे हैं जिनको हमें याद करने में दिक्कत होती है या हमें परेशानी होती है या फिर हम कंफ्यूज, मतलब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। क्योंकि जनरली आप भौतिक परिवर्तन, आप रासायनिक परिवर्तन आप सब समझते हो कि भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल हमें नया पदार्थ बना हुआ मिलता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल में समझूंगी। भौतिक परिवर्तन में आपके गलनांक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में आएगा दही से मक्खन बनना, मोम का पिघलना, हीरे से ग्रेफाइट का बनना, वर्ण विक्षेपण, CO2 का ठोस CO2 में बदलना और क्रिस्टलीकरण। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसमें आते हैं? भौतिक परिवर्तन में। क्रिस्टलीकरण किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन में। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो किण्वन हो गया, ध्वनि उत्पन्न करना हो गया, आटे की रोटियां बनाना हो गया, अल्कोहल निर्माण हो गया, दूध का फटना हो गया, पौधों में वृद्धि हो गई, और आपके ये क्या है, ये आपके पायरुविक ऑक्साइड की उष्णता। ठीक है, पायरुविक ऑक्साइड की उष्णता हो जाएगा। तो ये सारा आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इतना अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो बाकी आप कर लोगे। ये जितने डिफिकल्ट एग्जाम थे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। उसके अलावा जैसे मोमबत्ती का जलना जो है और शुष्क सेल का प्रयोग जो टॉर्च में किया जाता है, वो आपके भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, आपके मोमबत्ती का जलना और शुष्क सेल का प्रयोग करके टॉर्च को जलाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो उसमें आपके ऊष्मा, प्रकाश, किसी विकिरण का निष्क्रिय होना, अवशोषित करना, गैस का बनना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, अब आगे चलते अपन धातु, अधातु और लवण। ठीक है, धातु अधातु की अगर बात करें, लिथियम जो सर्वाधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव शो करता है, लिथियम सर्वाधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव शो करता है। और आपके इसकी बात करें सीजियम न्यून आयनन विभव तथा ये फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ आता है। चालकता की बात करें तो आपके सिल्वर की जो अर्जेंटम है उसकी सबसे ज़्यादा होती है चालकता, अर्जेंटम की ज़्यादा होती है, फिर कॉपर, फिर ओरम, फिर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, और कुचालक धातु की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो PB और मरकरी है, ठीक है, आपका लेड और मरकरी जो ये आपका क्या है, कुचालक धातु हो जाएगा। ठीक है, लेड और मरकरी कुचालक धातु हो जाएगा। और आपके मरकरी से मिनी माटा रोग होता है तथा इसमें सिनेबार इसका क्या है, मरकरी का के सिनेबार, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS। ठीक है, और इसमें टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन W से शो करते हुए ये आपके विद्युत बल्ब में काम आता है। और इसमें AR की बात करें तो ये आपके ऑर्गन गैस आपके विद्युत बल्ब में काम आती है। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम धातु आपकी टेक्नीशियम हो जाएगा। उभयधर्मी धातु आपके इसमें जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, भर्जन जो प्रोसेस है आपके धातु निष्कर्षण का, उसमें सल्फाइड आयस का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें वायु की उपस्थिति होती है। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट आयस होता है, जिसमें वायु की सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। AgCl को आप हॉर्न सिल्वर बोलते हो, HgCl को हॉर्न सिल्वर बोलते हो, AgBr को फोटोग्राफी बोलते हो, AgI को कृत्रिम वर्षा, और आपके जो इधर कैलोमल जो इसका फॉर्मूला है Hd2Cl2। ठीक है, यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके NaNO2। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या, सिल्वर नाइट्रेट, अगर देख सिल्वर नाइट्रेट को आप लूनर कास्टिक बोलते हो, सिल्वर नाइट्रेट को आप लूनर कास्टिक बोलते हो, इसका फॉर्मूला AgNO3। ठीक है, ये अमिट शाही है। और यहाँ पर अपन ने क्या, बहुत सारी जो मिश्र धातु है उनके एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे पीतल जो बना होता है इसको पिताजी ऐसे याद रखना, पिताजी याद रखना, मतलब पिताजी में क्या हो जाएगा, पीतल ब्रॉस जो कॉपर जिंक का बनता है। कांसा की बात करें, कांसा आपके टिन कॉपर से बनता है। ठीक है, टांका सोल्डर की बात करें लेड टिन से बनता है। स्टील की बात करें तो आपके आयरन, कार्बन, क्रोमियम निकल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर आपके जिंक प्लस निकल प्लस कॉपर हो जाएगा। एल्यूमिनियम नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं आता है, इसमें आपको जिंक, निकल, कॉपर ही आएगा। ठीक है, टर्मिनल क्या है ये, सॉरी, ये है गन मेटल में आपके टिन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ठीक है, और थर्मिट अभिक्रिया में आपके रेल की पटरी जोड़ने में काम आता है, जिसमें थर्मिट रिएक्शन भी पूरी लिखी हुई है, जिसमें ये आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, आयरन बाहर निकल जाता है। ठीक है, उपधातु की अगर बात करें तो यहाँ पर बांस गए सब, बांस अपन तो ऐसे याद रहे, बांस गए आज सब, टमाटर, आलू, पोटैटो जो भी है ना, तो इसमें ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बोरोन है वो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट में काम आता है, दंत रोग में काम आता है। अधातु की अगर बात करें तो जनरली वायुमंडल में अधातु जो आपके नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन आपके 20.95% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। लेकिन भूपटल की बात करें, भूपटल में सबसे ज़्यादा देखो, वायुमंडल में तो अधातु नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन भूपटल में अगर बात करें तो आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि 46.60%
दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके अधातु की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो 46.60% है, लेकिन उपधातु के रेस्पेक्ट में बात करें तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। धातु के रेस्पेक्ट में बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये इनका परसेंटेज मैंने यहाँ पे दे रखा है। ब्रह्मांड सर्वाधिक अधातु इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें हीलियम आपके वायुयान अस्थमा रोगी और हीलियम प्लस O2 इसमें काम आता है, ठीक है। और नियॉन आपके रंगीन साइन बोर्ड है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट किया, और हमने क्या कंप्लीट किया यहाँ पे धातु अधातु लवण कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं प्रकाश में मतलब मैंने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे छूट रहा होगा, लेकिन जितना है उतना भी मैं पढ़ के बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जनरली प्रकाश के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके अपवर्तन परावर्तन के नियम ही है, इनके एग्जाम्पल है, इनके एक्सेप्शंस हैं। ये दूरदृष्टि दौड़ निकट दृष्टि दौड़, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनमें इंपॉर्टेंट है कि फिर भी यहाँ पे जो मैंने लिख रखा वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीज़ें बाद में ऐड करके जब नेक्स्ट क्लास आएगी वनपाल की एक और साइंस की तो उसमें देखेंगे, ठीक है। प्रकाश में यहाँ पर ध्वनि तरंग जो अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करते हैं। समतल दर्पण की बात करते हैं, समतल दर्पण में फोकस आपका अनंत होता है, क्षमता इसकी जीरो नहीं होती, ये भी अनंत ही होती है, ठीक है। और इसमें ये जो है उपयोग इसका पेरिस्कोप और क्लाइडोस्कोप में किया जाता है। शेविंग तथा चिकित्सा में अवतल दर्पण, क्योंकि जो शेविंग और चिकित्सा होती है वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल की बात करें तो 5 बार इसमें क्या है कि अवतल की दर्पण 5 बार आगे, और क्योंकि जब आप अवतल दर्पण की बात करते हो ना तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है 5 बार तो आगे बनता है, 1 बार पीछे बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आगे और पीछे दोनों परिस्थिति बनते हैं। इसका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, समान होता है, ठीक है। तीनों साइज का होता है। और पीछे जो बनता है वो सबसे बड़ा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता इसकी हाँ नेगेटिव संभव है, लेकिन अभी तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अपवर्तन के दौरान प्रकाश के वेग में परिवर्तन आने से दिशा से विचलित हो जाती है। मतलब अपवर्तन के दौरान प्रकाश अपवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा ध्यान रखें कि प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अपवर्तन की बात करें तो सारे जो कितने भी सारे जो काल्पनिक उदाहरण वो सारे आपके किस में आते हैं, अपवर्तन लेंस में काम आएंगे। सारे अपवर्तन की जितने भी उदाहरण वो सारे काल्पनिक उदाहरण है, जैसे कि सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है, ये चीज़ ऐसे दिखाई देना, वो सारे अपवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पर स्नेल का नियम दे रखा है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है एक, आप देख लेना, ठीक है, सॉल्व कर रखा है सिंपल सा। और नेक्स्ट आप प्रकाश का अवरोही क्रम, ओके, अवरोही क्रम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश वेग का अवरोही क्रम, जब भी प्रकाश वेग का अवरोही क्रम पूछे तो आपको ध्यान रखने की अपवर्तनांक और वेग जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे उसका अपवर्तनांक घटेगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पानी हो गया, कांच क्राउन हो गया, CO2 हीरा हो गया, ये इसका मैंने एक ऑर्डर देखा, और ये ऑर्डर किस बेस पे निकाला है कि इसका अपवर्तनांक अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, मैं आपको बाद में लिख के बता दूंगी, और बाकी जनरली आप अपनी 10th की बुक में देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लूमिंग प्रभाव क्या होता है, लूमिंग एक होता है मृगमरीचिका प्रभाव। मृगमरीचिका प्रभाव का जस्ट उल्टा होता है आपका लूमिंग प्रभाव, ठीक है। जो मृगमरीचिका होता है उसका जस्ट उल्टा आपका क्या होता है, लूमिंग प्रभाव, ठीक है। और लेंस का आधा भाग अगर आप काला कर देते हो तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब में क्या फर्क आएगा, और प्रतिबिंब बनेगा पूरा बनेगा, लेकिन उसमें फ़र्क क्या आएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, ठीक है। और उसमें मोटाई लेंस की ओके, अगर आप लेंस की मोटाई बढ़ाते हो तो उसका वक्रता त्रिज्या घटती है और शक्ति बढ़ती है। लेंस की अगर मोटाई अगर आप बढ़ाते हो तो वक्रता त्रिज्या घटती है और शक्ति बढ़ती है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ मैं, कोई डिटेल में एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। व्यतिकरण की बात करें तो यहाँ पे तेल के धब्बों का रंगीन दिखना या साबुन की बुलबुला का रंगीन दिखना, ये व्यतिकरण के उदाहरण है। विवर्तन तो आप समझते हो कि प्रकाश के बीच में कोई आ जाए फिर टकरा के किनारे से निकल जाए, विवर्तन कहलाता है, जिसमें आपकी CD होगी, DVD का रंगीन दिखना, होलोग्राम का रंग, ये सारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे प्रकाश की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अनुवांशिक शब्दावली की बात करें तो आपको पता है कि भाई जीन सब समझते वे कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ये शब्द आपके शब्द जॉनसन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात करें, क्या ये युग्मक एलील है ना, युग्म विकल्पी, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 प्रयासी स्वरूप को अपन युग्म विकल्पी कहते हैं। इसमें समान तो होते हैं समयुग्मजी, असमान हो तो विषम युग्मी। लक्षण प्रारूप आप समझते हो बाहरी लक्षण, और जीन प्रारूप आप समझते हो जो अंदर के लक्षण होते हैं, जीन से रिलेटेड होते हैं। प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में होता है नहीं होंगे तो अप्रभावी होंगे। परीक्षण में क्या होगा कि F1 का जो संकरण होगा उसको क्रॉस अप्रभावी
लक्षण का प्रारंभिक जनक से कराया जाएगा। मतलब जो तुम्हारे F1PD में जो संकर बना है वो संकर को वापस जनक के अप्रभावी लक्षण के साथ उसका संकरण कराया जाएगा। ठीक है, संकर पूर्व संकरण में मतलब यहाँ पे तो हम स्पेशली कंडीशन ले रहे थे टेस्ट क्रॉस में, या फिर मैं बोल दूँ कि परीक्षण प्रभाव में स्पेशली कंडीशन ले रहे थे कि जनक कैसा होना चाहिए, अप्रभावी होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई सा भी जनक अगर यूज़ कर ले तो वो आपका संकर पूर्व संकरण कहलाता है या पश्चात संकरण कहलाता है। ठीक है, खोज इसकी हेमलोन ने करी थी। ठीक है, हेमलोन ने करी थी। इसका रेशो 1:1 होता है। व्युत्क्रम संकरण अगर देखें, व्युत्क्रम क्या होता है कि पहला संकरण में तो आपने कैपिटल टी को नर लिया था और स्मॉल टी को मादा लिया था, लेकिन उसी के रिवर्स में जब आप कैपिटल टी मादा लेते हो और स्मॉल टी को नर लेते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड हो गया, पटाऊ हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, जैकब सिंड्रोम हो गया। तो देखो ऐसे याद रखना, आप बस इतना याद रख लें कि डाउन किसमें कौन सा गुणसूत्र वो अपन को नंबर याद होना चाहिए। जैसे डाउन सिंड्रोम आपका क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 21वां हो जाएगा। एडवर्ड तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा क्योंकि 8 से एडवर्ड और 8 से 18। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम आपका 13 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम और आपका ये जैकब सिंड्रोम, बाकी ये चीज़ें तो कहीं और थी जो मैंने वहाँ से लिखी थी, आपको लगे कि हाँ अपन को याद होनी चाहिए तो देख लेना। बाकी जनरली ये पता होना चाहिए कि भाई डाउन सिंड्रोम आपके गुणसूत्र 21 हो जाएगा, एडवर्ड में 18 हो जाएगा, पटाऊ में 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्जन और इन्वर्जन स्थानांतरण ये सब क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो डीएनए के बेस के जुड़ने और विलोपन के कारण होने वाला उत्परिवर्तन। ठीक है, जिसमें क्या था कि कोई बेस जो था उसके जुड़ने और विलोपन होने के कारण जो परिवर्तन होता है वो आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसवर्जन की बात करें तो ट्रांसवर्जन एवं प्रतिस्थापित जीन उत्परिवर्तन है जिसमें एजी को पिरिमिडिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पिरिमिडिन को ट्रांसवर्जन एक प्रतिस्थापित जीन उत्परिवर्तन है जिसमें एजी को मतलब पिरिमिडिन, ये आपके एजी हुआ एडिनिन ग्वानिन और इसमें ये साइटोनिन और ये थाइमिन ये वाला चीज़ है ना, ये इसमें प्रतिस्थापित किया जाता है ट्रांसवर्जन के दौरान। ठीक है, जैसे कि एजी को टीसी से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इन्वर्जन की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर इन्वर्जन की बात करें क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर विपरीत क्रम में जुड़ता है तो उसको आप इन्वर्जन कहते हो। स्थानांतरण की बात करें तो क्रोमोसोम खंडों के बीच में आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसे आप क्या करते हो, स्थानांतरण कहते हो। जनरली क्रोमोसोम के बीच आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, उसमें फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन क्षार या तो जुड़ जाता है या निकल जाता है। एक नाइट्रोजन क्षार या तो जुड़ जाता है या निकल जाता है, और लेकिन उसका आनुवंशिक क्रम बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम। अगर आनुवंशिक क्रम बदल रहा है तब तो फ्रेम शिफ्ट, नहीं बदल रहा है तो स्थानांतरण है। क्रोमोसोम बिल्कुल उल्टा जुड़ रहा है तो इन्वर्जन है। ठीक है, ट्रांसवर्जन में आपका एजी टीसी को मतलब कि पिरिमिडिन को स्थानांतरित करेगा और इसमें आपके ट्रांसलोकेशन में बेस के जुड़ने से विलोपन के कारण परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये आपके क्रोमोसोम 11 के कारण होता है। इसमें ये परिस्थित जीन उत्परिवर्तन है। ठीक है, इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, बहुप्रभाविता शो करता है। और उसमें जो हीमोफीलिया दे रखा है वो एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। जो हीमोफीलिया और वर्णनाता है ये अनुवांशिकी रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनुवांशिकी खत्म होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा मैं पढ़ के बता देती हूँ। जैव विविधता की अगर बात करूँ तो भौगोलिक क्षेत्र में समस्त जीव जो जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता के क्षेत्र में जो सबसे बड़े नाम है रोंजर और विल्सन वैज्ञानिक, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता हमारे अमेजन वर्षा वन में देखने को मिलती है जो दक्षिण अमेरिका में है। ओके, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता का देखने अमेजन वर्षा वन में जो कि 20% ऑक्सीजन वहाँ से प्राप्त होती है, इससे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और जनरली जंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो उष्ण कटिबंधनीय वन में सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। देश शीतोष्ण कटिबंधनीय हो जाएंगी, देश शीत कटिबंधनीय हो जाएगी। ठीक है, और ध्रुव में भूमध्य रेखा की तरफ अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आप जाते हो तो आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर वही अपोजिट आते हो तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। मेम वेब क्या है, यहाँ पे मेम वेब याद रखना है। फिर यहाँ पे 22 ध्यान रखना। ठीक है, मतलब 22 मार्च को आपका वाटर डे मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे मनाया जाएगा और 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाएगा। सम्मेलन की बात करें, सबसे पहला सम्मेलन आपके ब्राज़ील में होता है रियो डी जेनेरिया। ठीक है, सबसे प्रथम सम्मेलन आपके ब्राज़ील में हुआ था रियो डी जेनेरिया, और दूसरा जो हुआ वो आपके जॉनसन में हुआ था 2002 में। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये जॉनसन वाला आई थिंक थर्ड होना चाहिए, मैं इसको एक बार क्लियर चेक करके बताऊँगी। फर्स्ट वाला ब्राज़ील रियो डी जेनेरिया 1992 हो जाएगा। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की 2010 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 2011 से 20 दशक। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जैव विविधता की बात करें, स्वस्थानी परस्थानी की बात करें तो स्वस्थानी में आपका राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, अभ्यारण्य आ जाएंगे, जैव आरक्षित क्षेत्र आ जाएंगे, हॉटस्पॉट आ जाएंगे, और उसमें पवित्र वन हो जाएंगे, पूर्वी हिमालय आ जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएंगे, और उसमें ये पश्चिमी ये आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आ जाएगा। और परस्थानी में क्या रहेगा, चिड़ियाघर आ जाएगा, झील बैंक हो जाएगा, झील लाइब्रेरी आ जाएगी, और रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, इसमें जीन बैंक आ जाएंगे, इसमें जीन लाइब्रेरी आ जाएगी, वनस्पति उद्यान आ जाएंगे। ठीक है, इधर आपके अभ्यारण्य अगर आ रहा है तो स्वस्थान में जाएंगे, और अगर उद्यान अगर आ रहा है तो अपन परस्थान में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक
अल्फ़ा बीटा गामा अगर दे रखा है, एक ही आवास में एक ही समुदाय अगर रहता है तो उसको अल्फ़ा बोलते हो, अल्फ़ा ग्रुप बोलते हो। बीटा ग्रुप में क्या होता है, दो आवास के मध्य प्रजातियों पर बदलाव होता है, वो बीटा ग्रुप कहलाता है। और गामा ग्रुप में क्या होता है कि आपका संपूर्ण परिदृश्य की जैव विविधता इसमें काउंट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जनरली ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। रामसर साइड आपके आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसें में ओ मीना काजे लगाती तो ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब किस में हो जाएंगे, आपके जैव विविधता में हो जाएंगे। बस एक टॉपिक और रहा है पारिस्थितिकी का, और उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। कहाँ गया, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा है एक और। ओके, ये रहा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में आपको कितना ध्यान रखा है कि यहाँ जनरली 5 जून 1972, 5 जून 1972 में आपके ये क्या होता है, स्टॉकहोम से ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये आपके इसके जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द हुआ टेंसिले ने दिया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये शब्द जो आपके रिटर ने दिया था। फादर ऑफ इको की बात करें तो रामदेव मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। एक ही प्रजाति का अध्ययन आपके पारिस्थितिकी कहलाता है। अलग अलग प्रजाति में सम पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण की इकाई जीव है, ठीक है। इसमें की स्टोन स्पीशीज की बात करें, की स्टोन स्पीशीज क्या होती है, जिनकी संख्या कम होती है लेकिन प्रभाव ज़्यादा हो, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया। एंडेमिक क्या होती है, जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो रहते हैं उनको एंडेमिक कहते हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज की, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, सरकार द्वारा जीव समूह को बचाने के लिए, अम्ब्रेला मतलब सरकार द्वारा जीव समूह को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, वो अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। सूचक प्रजाति क्या होती है, समूह जो पर्यावरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वह समूह जो पर्यावरण की स्थिति को सूचित करता है उसको आप क्या बोलते हैं, सूचक प्रजाति बोलते हैं। इकोले हो जाएगा। सहजीवी में आपके लाइकेन आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा आ जाएंगे, राइजोबैक्टीरियम हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, अपृत खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का आकार बढ़ता है और संख्या घटती है। परजीवी श्रृंखला में जीवों की संख्या बढ़ती है, आकार घटता है। और अपृष्ठ खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य जाल में वास्तविक होती है। और इसमें क्या है कि ये पारिस्थितिकी पिरामिड आपके एल्टन ने दिया था। और इकोटोन की बात करें, दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक पॉसिबल हुए हैं किए हैं हमने, और बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आया होगा, बट आप देख लेना कि मैंने मोटा मोटा ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन बता दिया है, धातु अधातु लवण बता दिया है, प्रकाश के नियम थोड़ा बहुत बताया है, अनुवांशिकी पूरा बताया है, और पारिस्थितिकी तंत्र पूरा बताया है, जैव विविधता पूरा बताया है, ठीक है। अब बचे हुए जो टॉपिक है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय। आई होप ये क्लास आपके थोड़ी बहुत भी काम आई होगी।